क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि पहाड़, माउंटेन्स आर ड्राइंग अप, सो मेनी ऑफ सच झरनास जो स्ट्रीम्स है दे आर ड्राइंग अप, दे आर बिकमिंग सीजनल। उत्तराखंड में घोस्ट विलेजेस हैं। सर हिमालय में येती है। जब अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा है तो उस समय तो जो है कि सब थे ही, वो तो पार्ट ऑफ एनिमल का ही पार्ट है ना, तो अब धीरे धीरे इवोल्यूशन से चेंज हुआ। कैलाश से 4 नदी, बड़े बड़े नदी वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। 200 करोड़ लोगों को इसका जीवन में ये कंट्रीब्यूट करता है। एक सेंटर पॉइंट है कैलाश। 1990 से 2010 तक हिमालय, होल हिंदू कुश हिमालय में 3400 ग्लेशियर लेक थे और वो जो है बढ़ के 4500 इतना जल्दी बढ़ गए और अब तो बहुत ज़्यादा हो गए। कितना हज़ार बोल रहे हैं लोग। जाइए आप एवरेस्ट में, इतना ज़्यादा वेस्ट एक्यूमुलेटेड है। और एवरेस्ट में भी वहाँ लाइन लगता है चढ़ने के लिए। क्यों एवरेस्ट में क्यों होता है? हिंदू कुश हिमालयन रीजन। सो मैं इस स्पेस से इसको, इस जगह को पता लगाता हूँ। आप सोच लीजिए कितना महत्व इम्पोर्टेंट है ये। जो लोग कहते हैं कि उनको पहाड़ से प्यार है, कि पहाड़ में जाके उनका दिल खो जाता है, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। आज ये एपिसोड स्पेशली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। पर आज सिर्फ पहाड़ में घूमेंगे नहीं, पहाड़ को समझेंगे, हिमालय को बेहतर तरीके से जानेंगे। बाकी का देखते रहिए पॉप पावेलोपीडिया। और भाई साहब इतना घुमा रहा हूं, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बोल रहा हूं कर लो भाई, कर लो जल्दी। लास्ट 43 इयर्स से हिमालय के लिए काम कर रहे हैं। सिक्किम में, भूटान में, दार्जिलिंग में, चाइना में, नेपाल में, इवन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हर जगह काम किया है उन्होंने। और अपने देश में तो काम किया ही है। – 2024 में पद्मश्री अवार्ड उनको मिला है, एकलव्य शर्मा। पर उन्होंने अपनी अंगूठा नहीं दिया, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी हिमालय को बचाने के लिए। सर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ एक ये इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट भी सिर्फ नहीं हो रही है, एक एक्सपीरियंस ट्रिप हो रहा है। ओके। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे एक वुमन ट्रैफिकिंग में एपिसोड किया था, हम लोग बैठ के बातें करने के बाद हम सीधा उनके साथ विक्टिम के घर चले गए, गाँव एकदम सुंदरवन के आसपास। फिर वहाँ से वहाँ का मोहल्ला देखा, जहाँ से जो ट्रैक होता है, जिस रिवर से अदला बदली तस्करी होती है, वो सब देखा। तो आज हालांकि एपिसोड उतना डरावना नहीं है, हैप्पी है, पर डरावना उससे भी ज्यादा है क्योंकि टॉपिक क्लाइमेट चेंज है। बहुत, जो दिखता नहीं है लेकिन असर करता है। इट्स नॉट विजिबल बट इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। बट सर विजिबल तो आज हो ही गया ना, विजिबल इम्पैक्ट के रूप में हो रहा है ना। चेंज क्या नहीं दिखता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। राइट। जैसे कि फ्लड्स आना, ग्लेशियर मेल्ट होना, दीज आर इम्पैक्ट्स। लेकिन क्लाइमेट क्या चेंज हो रहा है, आपका जो है टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो दिखता नहीं है, फील होता है। For mountains, it's not only local people. During tourist season and pilgrimage season, so you go to Badrinath, Kedarnath, all these are pilgrimage sites. It's also tourist. A large volume of floating population come. People from outside they come. So the lot of मतलब सिर्फ इंडिया क्या नहीं, होल वर्ल्ड से आते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ पीपल आते हैं, तो ये सिचुएशन होता है कि वहाँ पे जो लोकल रिसोर्सेस वो कम हो रहे हैं। टूरिज्म के कारण कम हो रहे हैं, वो प्रॉपरली प्लान नहीं है,
तो लोकल पीपल को बहुत से समस्या हो रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हिमालयन रीजन में जब ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ पीपल आता है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गार्बेज आता है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक आता है, बहुत से नॉन डिग्रेडेबल जो है पैकेजिंग मटेरियल्स आता है, उससे माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इश्यू है। जाइए आप एवरेस्ट में, इतना ज़्यादा वेस्ट एक्यूमुलेटेड है। और एवरेस्ट में भी कितने लोग वहाँ लाइन लगता है चढ़ने के लिए। क्यों एवरेस्ट में क्यों होता है? क्यों में रखे कितने साल पहले कितने लोग मर गए, डायरेक्ट सन रखे ज़्यादा टाइम वो नहीं हुए, और आफ्टरनून में विंड आता है उनको ब्लो कर देता है, लोग मर जाते हैं। मैं आपको एक कहानी बताऊं। हाँ। तो मैं तो जब सिमोन में रहता था, नासा के साथ भी हम काम करते थे। सर्वेयर हिमालय करके प्रोग्राम था, उसमें जाता था मैं। नासा हेडक्वार्टर्स कितने बार गए हूँ यूएस में, और वहाँ से भी हमारे यहाँ आते थे। तो शुरू का बात है, आई थिंक ये 2010-11 की बात है या 12 की बात है। वहाँ से 10 में तो उनका नासा एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, जो चीफ है नासा का, वो हमारे पास आए थे, और वो भी एस्ट्रोनॉट थे। हाँ, उन्होंने मेरे को एक बहुत बढ़िया किताब, तो मैंने काफ़ी उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद आफ्टर 1 or 2 years अनदर एस्ट्रोनॉट केम, और वो जब लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं सैटेलाइट से जब देखता हूँ पृथ्वी को, एक जगह नेकेड आई से, बिना मतलब टेलीस्कोप बिना लगाए हुए, एक जगह मेरे को पता होता है कि मैं कहाँ क्रॉस कर रहा हूँ, वो है हिंद कुश हिमालयन रीजन। सो मैं स्पेस से इसको इस जगह को पता लगाता हूँ। आप सोच लीजिए कितना महत्व इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ से जो रिसोर्सेस उसने बोला कि इतना बड़ा है, सो इट्स सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम, आपको जो है स्पेस से भी ये जगह को आप पहचान सकते हैं। दिस इज द मोस्ट मैग्निफिसेंट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अगर माउंटेन सिस्टम आप देखना चाहें तो एंडीज है ऊपर, कितना लंबा, लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम चेन है आपका। अफ्रीका में माउंटेन्स है, यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में आपका कार्पेथियंस है, आल्प्स है, कॉकसस है, बहुत से माउंटेन सिस्टम है। लेकिन होल वर्ल्ड में ये माउंटेन सिस्टम बहुत विजिबल है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से। मोस्ट इरिगेटेड रीजन इन द वर्ल्ड है। फूड सिक्योरिटी देखिएगा, अभी वर्ल्ड में 8 बिलियन पीपल है, यहाँ से 3 to 4 बिलियन पीपल के लिए फूड उपजाऊ होता है। मीन्स हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी इज डिपेंडेंट। सो ये हिंद कुश हिमालयन रीजन को बचाना चाहिए, इसको सेव करना चाहिए, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। पहाड़ के साथ झरने का रिश्ता कैसा है? पहाड़ हो तो झरना होना ही चाहिए। हाँ, दिस स्ट्रीम्स आर सो इम्पोर्टेंट। एक्चुअली इट्स अ लाइफलाइन फॉर पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन द डाउनस्ट्रीम। सो ये झरना, बरसात का समय है तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि पहाड़, माउंटेन्स आर ड्राइंग अप। सो मेनी ऑफ सच झरनास जो स्ट्रीम्स है, दे आर ड्राइंग अप, दे आर बिकमिंग सीजनल। शर्मा जी, आप हमको थोड़ी आसान तरीके से बता दीजिए कि पहाड़ का मेन क्राइसिस क्या है? क्लाइमेट आप काम कर रहे हैं। हाँ, क्लाइमेट में अगर देखें तो सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि टेम्परेचर जो है कि बहुत राइज हो रहा है, और हिमालयन रीजन में हाई एल्टीट्यूड में ग्लेशियर्स जो होते हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है। ग्लेशियर मेल्टिंग के कारण ग्लेशियर लेक बन रहे हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है। आपको पता होगा 2023 में अक्टूबर में सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम में जो है आपका ग्लेशियर लेक पे लैंडस्लाइड आके फ्लड होके पूरा टिस्टा रिवर में कितने लोग मरे, हाँ 82 लोग मरे, और सब डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर्स एक मेल्ट हो रहे हैं, हाँ ये हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर राइज होने से ये जो हमारा छोटा छोटा जहाँ से लोगों को पानी मिलता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग्स, वो स्प्रिंग्स ड्राई हो रहा है, और वो ड्राई होने के कारण लोगों को पहाड़ों में पानी, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। और पानी जो है कि क्या हो रहा है कि फ्लड्स होके आ रहे हैं सडन सीजन में, उसके बाद जो है कि डिजास्टर हो रहा है, ये सब हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इसको रोकने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसको हम लोकली नहीं रोक सकते हैं। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज ग्लोबली हो रहा है। अमेरिका हमसे कितना ज़्यादा पर कैपिटा एनर्जी यूज़ करता है,
हाँ, कितना एमिशंस जा रहा है। तो डेवलप्ड वर्ल्ड जब तक उसका एमिशंस कम नहीं होगा और डेवलपिंग कंट्रीज का भी नहीं होगा, वो क्लाइमेट चेंज का जो है वो हो ही रहा है। तो हमने पेरिस में क्या एग्री किया, हमारा प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया, हम भी माउंटेन्स के लिए वहाँ काम कर रहे थे। हमने बोला 2015 में ये जो है कि हमको 15 जो है 1.5 डिग्री वर्ल्ड रखना चाहिए 2100 तक, लेकिन अभी 15 में एग्री किया है। अभी जो है असेसमेंट हो रहा है 2030 में 1.5 डिग्री राइज हो रहा है, 70 साल पहले। तो आप सोच लीजिए ये बहुत ही ट्रेंड अच्छा नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट बहुत काम कर रहे हैं। अभी हम ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, सोलर का बहुत वो दिया है, तो उससे एमिशंस कम हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव अभी नहीं हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर क्लाइमेट चेंज में ईयर बिफोर लास्ट ईयर कमिट किया है बाय 2017 वी वांट टू बी कार्बन न्यूट्रल। तो इसका मतलब आपका ऑल थर्मल पावर स्टेशंस वगैरह को सब कम करते जाना चाहिए। आप न्यूक्लियर, हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये अल्टरनेटिव एनर्जीज पे जाना चाहिए। हाइड्रो पावर स्मॉल वाला, बहुत ज़्यादा डैम वाला नहीं, स्मॉल वाला, नहीं तो दूसरा एनवायरमेंट इम्पैक्ट होता है। लेकिन हिमालय के रीजन के लोगों को अडाप्ट करना है। क्लाइमेट तो हम लोगों ने चेंज नहीं करा। भूटान तो कार्बन नेगेटिव है, वो तो देता ही नहीं है। हिमालय रीजन मोस्टली हम लोग कार्बन न्यूट्रल है। अगर कहीं कहीं थोड़ा होगा तो होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज न्यूट्रल है। लेकिन और लोगों का जो है कि कारण हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हिमालयन रीजन में अडाप्टेशन हम बोलते हैं, अडाप्टेशन फंडिंग होना चाहिए। लोगों के लिए अडाप्टेशन के लिए काम आना चाहिए, जैसे कि स्प्रिंग्स को बचाना, ये अडाप्टेशन में आता है। हम बुलबुले हैं इसके। हाँ, और ये हाँ, गुलसिता हमारा। ये हमारा जी, सारे यहाँ से बहुत अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये जो है ना, ये हमारा ऐसे ही नहीं, ये बाहर के देशों से आया है। हाँ। और हमारे यहाँ लैंटना कैमरा, इस तरह के बहुत से वीड्स हैं। वो जब PL 480 करके एक प्रोग्राम था, जब बंगाल में भी फेमिन हुआ था और समय में इंडिया में फूड सिक्योरिटी पूरा नहीं था, तो अमेरिका से फूड ग्रेन्स संसार से वहाँ से इधर आता था। तो उसके साथ साथ ये जो है इन्वेजिव स्पीसीज का सीड्स आया और उससे इंडिया में ये सब स्पीसीज आए। और ये यूपोटोरियम एडिनोफोरम, जिसको बनमारा बोलते हैं। बनमारा मतलब बन को मारता है, ये बैड है। हाँ, ये अच्छा नहीं है, लेकिन इसको हमने यूटिलाइज करने के लिए इससे हमने बायोब्रिकेट बनाया। बायोब्रिकेट से क्या होता है? बायोब्रिकेट से इसको पहले अंदर वो करके, जो घर में जो है ना पेड़ से खाना ना बनाकर, बायोब्रिकेट से खाना बना सकते हैं। और चारकोल बना के, प्रूनस निपोलेंसिस करके है। और ये जो है कि लोकल फ्रूट्स देता था, अब मरने वाला है। देखिए दूसरा स्पीसीज इसका नहीं है, ट्री जाने वाला है। ये क्यों अभी खत्म क्यों हो रहा है? धीरे धीरे इस तरह का स्पीसीज आ गया ना बाहर का। इसका मतलब पेरू में भी ये क्या इंपीरियलिज्म है? हाँ, जो बाहर से आया दूसरे को हटा दिया, नेटिव को हटा दिया। यही तो प्रॉब्लम। इन्वेजिव स्पीसीज का मतलब यही है, बाहर से आया स्पीसीज यहाँ लोकल को खत्म कर रहा है। आपको नहीं लगता कि ये हिमालयन जो रिसर्च या फिर जंगल का जो भी है, इसमें पब्लिक को इनकॉर्पोरेशन और भी ज्यादा करना चाहिए? हाँ, जो हम करते हैं उसमें तो करते हैं हाँ। हमारे तरफ से, लेकिन इन जनरल जो है कि पार्टिसिपेशन और ज़्यादा होना चाहिए। स्पेशली अभी इवन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह होगा, ये सब होगा, उनका प्रोग्राम है, पब्लिक के साथ इनपुट्स भी लेना चाहिए, पब्लिक को दिखाना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, तब जाके उसका अच्छा होगा। थैंक यू। सो दिस इज ग्रोटो, a very famous holy place, I would say, a sacred place. When we were child, it was not like this. It was a small mud road, and it was still like this, but very nice forest we have now. And here it completed 100 years of establishment of this. So last year 2023 was 100-year anniversary. In that this was totally rebuilt, many things, new things were added. So, and people come here, they meditate, they pray. It's a very nice small place.
आपके दिमाग में ये हिमालय को लेके रिसर्च करना ये सब कहाँ से सूझा? देखिए, मेरा बचपन में जब हम आते थे ना, हाँ तो ये एक बहुत अच्छा सेक्रेट प्लेस था, लेकिन ये साथ साथ मेरे को नेचर में कनेक्शन होता था। हाँ। अब हिमालय का मतलब जब हम सिंबॉलिक तो नेचर से है। आप स्नोज का बात करिए, ग्लेशियर का बात करिए, माउंटेन का बात करिए, वहाँ जो जंगल है, फॉरेस्ट का बात करिए, जो प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स सब मिलता है। हम बचपन में यहाँ आते थे तो बहुत छोटा छोटा नेस्ट आपको मिलता था यहाँ, तो हम वहाँ जाके नेस्ट से वो बर्ड्स वगैरह का एग्स देखते थे, प्रोटेक्ट करते थे और हैचिंग होता था यहाँ पे। जब हम एमएससी वगैरह बीएससी पढ़ रहे थे तो उस समय हमारे घर में मेरा अंकल प्रोफेसर थे। हाँ, मेरा अंकल प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसर अंकल के घर में नोबेल लॉरिएट का जो सिलेक्शन कमिटी होता था, हाँ। वैसे लोग घर में आते थे, उन लोगों से इंस्पिरेशन मिला है। नोबेल लॉरिएट का सिलेक्शन कमिटी के लोग आपके घर में आते थे? हाँ, लाइक कैस्परसन स्वीडन से हैं, तो वो कमिटी वाले लोग घर में आते थे। उन लोगों से मेरे को काफी वो लोग क्या डिस्कस करते थे सर? तो वो लोग अपना रिसर्च के बारे में, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो न्यू रिसर्च कहाँ हो रहा है, किस ग्रुप को सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह का बात होता था। तो देखिए घर का माहौल कितना इम्पोर्टेंट होता है। घर में नोबेल लॉरिएट आके नोबेल लॉरिएट के सिलेक्शन कमिटी के लोग वाले आके डिस्कस करते हैं कि किसको सिलेक्ट करना है, कैसे क्या करना है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूँ। और वहाँ से ही रिफ्लेक्शन होके हमको एकलव्य शर्मा जैसे इंसान मिलते हैं। पंच पांडव, पंचबाण, पंचभूत और 5 महासागर, पर आज हम खड़े हैं 5 सेक्रेट ट्री के सामने। सर, ये 5 ट्री की वजह से ही ये जगह आपके लिए इतना स्पेशल है। देखिए, हम जब बचपन में आते थे तो ये 5 ट्री यहाँ खड़ा था, सेम ट्री। यही बुकलैंड या पपुलैंड, आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5, या लोकल में इसको पिपली बोलते हैं। और मेरे को लगता है कि ये 5 ट्री यहाँ से रक्षा कर रहा है पूरा। हाँ, और रक्षा तो जरूर पेड़ तो करता ही है। और ये सोच लीजिए, इतने सालों से ये यहाँ से स्टैंड करके इसको बचा के रखा है। और ये सेक्रेट प्लेस में हम वो हमारा बचपन का याद दिलाता है। एक दूसरा है कि यहाँ छोटा सा स्ट्रीम है, हमने स्विमिंग यहीं सीखा है। तो हमारा लाइफ में ये नेचर से कनेक्शन इस यहाँ पे हमारा शुरुआत हुआ है लाइफ का। हमने जंगल का फ्रूट खाया, देख रहे हैं वो पेड़ में से फ्रूट खाते थे। वो बर्ड्स नेस्ट बना के एग्स ले करता था और उसका बच्चा देते थे, वो देखते थे। स्विमिंग यहाँ सीखा, ये पेड़ यहाँ है और प्रे करते थे। और ये जो है मेरा नेचर से लिंक का प्लेस है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आई एम मोटिवेटेड टू वर्क फॉर एनवायरनमेंट। इन 5 पेड़ों का आशीर्वाद लेके वहाँ से नेचर से लिंक करके बैठ के बात करते हैं। हाँ, जरूर। आपने लैंडस्केप में क्या क्या काम किया है? देखिए, लैंडस्केप अगर हम बोलते हैं, जब शुरू में हमने काम किया तो सिक्किम में हम काम करते थे लैंडस्केप बोल के, जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर है, जहाँ पे आपका एनिमल्स है, फॉरेस्ट है, ऊपर हाई एल्टीट्यूड रेंजलैंड्स हैं, सब मिला के जितने भी जो है कि बड़ा सा एरिया में जितने भी लैंड यूज़ है, जितने भी नेचर रिलेटेड सबको मिला के उसका मैनेजमेंट को हम लोग लैंडस्केप मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन वो जब हमने कॉन्सेप्ट लिया फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट आ रहा था, तो हमने ट्रांस बाउंड्री हिमालयन लैंडस्केप करके कॉन्सेप्ट शुरू किया। ट्रांस बाउंड्री हिमालयन लैंडस्केप जो है कि हमने डिफरेंट प्लेसेस में बनाया। ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के लैंडस्केप, वो सब एरिया के वखान कॉरिडोर करके है। हाँ, वखानीज वहाँ रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न उसमें मिलता था। तो वहाँ पे हमने ये कोऑपरेशन के लिए रेंज लैंड, पास्चर लैंड, डोमिनेटेड ट्रांसह्यूमन, उसके लिए और वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन पे वो लैंडस्केप बनाया और उसमें कनेक्टिविटी कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर का सोचा। ये 4 देशों का मिल के वो लैंडस्केप को मैनेजमेंट किया और इसको बामे दुनिया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड लैंडस्केप जो बोलता है, इसका नाम ऐसा रखा। वो जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बामे दुनिया करके उसका नाम रखा। फिर हम कैलाश लैंडस्केप आए। 3 गवर्नमेंट, चाइना का, इंडिया का और नेपाल का गवर्नमेंट से पहले बात करके इसमें काम करना चाहिए। बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच दोनों को मिला के इसमें काम किया। कैलाश का जो है सेक्रेडनेस पे काम किया, क्योंकि वो कैलाश इज ए सेक्रेड लैंडस्केप। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग जाते हैं,
हाँ, जैसे कि कांग रिम्पुचे बोलते हैं, हाँ, कोई बुद्धिस्ट लोग, हाँ, कैलाश बोलते हैं हम लोग, हाँ, बौन लोग होते हैं, आपका जैन लोग जाते हैं, हिंदूज लोग जाते हैं, बुद्धिस्ट लोग जाते हैं, तो वहाँ पे वो सेक्रेडनेस के लिए हमने काम किया। दूसरा लैंडस्केप हुआ, उसमें 3 कंट्री का, इंडिया, नेपाल और चाइना का कोऑपरेशन, तिब्बत का कोऑपरेशन कराया। फिर उसके बाद अभी हम जहाँ बैठे हैं इसको हम कंचनजंगा लैंडस्केप बोलते हैं, और ये कंचनजंगा लैंडस्केप ईस्टर्न मोस्ट नेपाल, दार्जिलिंग और सिक्किम और भूटान को लेके 3 कंट्री का कोऑपरेशन। और ये लैंडस्केप का इम्पोर्टेंस ये है, यहाँ पे आपका 19 प्रोटेक्टेड एरियाज है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क हुआ, इस तरह का बहुत से हैं, लेकिन वो लोग जॉइंट नहीं है। जैसे दार्जिलिंग जाएंगे, सिंगलेला नेशनल पार्क, सिंचेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब पूरा है लैंडस्केप है, लेकिन कनेक्टेड नहीं है। उसको कनेक्ट करें, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जैसे स्पीसीज को भी गर्म होता है तो वो लोग भी मूव करते हैं, तो वो मूव के लिए कॉरिडोर चाहिए, तो इसके लिए हमने वो ये जो है कॉरिडोर, कनेक्टिविटी कॉरिडोर लैंडस्केप ये बनाया। फिर लास्ट लैंडस्केप हमने बनाया म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का साइड लेकर, फिर चाइना, 3 कंट्री का फार ईस्टर्न लैंडस्केप बोलते हैं। नॉर्दर्न म्यांमार, हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और ये 3-4 स्टेट, और यूनान ऑफ चाइना को मिला के बनाया। ये फिर ये कंट्री का कोऑपरेशन हुआ, काम करना, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, और इसको कोऑपरेशन कराया। सो ट्रांस बाउंड्री लैंडस्केप कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया, और ये 8 कंट्री में 7 कंट्री को, 8 में से 7 कंट्री को लेकर सब जगह लैंडस्केप बना के काम आगे बढ़ाया। 2024 में आपको पद्मश्री मिला, क्या क्या बदल गया उसके बाद? देखिए, काम तो मैंने जो किया है वो तो पहले से ही हम करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मेरे को तो पता भी नहीं था कि मेरा नाम नॉमिनेट हुआ, बाद में पता चला, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरा नाम नॉमिनेट किया था। तो जब मिला तो बहुत बड़ा सरप्राइज था, बहुत अच्छा लगा। देखिए, हमने कभी अवार्ड के लिए काम नहीं किया, अब साइंस में भी बहुत अवार्ड मिल गए और ये भी मिला। साइंस में क्या क्या अवार्ड मिले आपको? मेरे को 1988 में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला। उस समय मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के घर में भी गया रात को। कितनी उम्र थी सर उस समय? मैं लगभग 30 साल का था। हाँ, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का 8th 5-year प्लान के लिए एडवाइजरी कमेटी प्लेटफॉर्म बनाया था, यंग साइंटिस्ट का पैनल। तो हम उस पैनल में भी, एडवाइजर पैनल में भी थे प्राइम मिनिस्टर का। ये हुआ। उसके बाद मेरे को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार मिला 1995 में। उसके बाद अमेरिका से मेरे को बेस्ट मेंशन पेपर अवार्ड मिला। एक अच्छा साइंटिफिक पेपर लिखा था हाइड्रोलॉजी में, एग्रेरियन हाइड्रोलॉजी में, उस पर बहुत अच्छा होल उसमें मिला। तो उसके बाद सिक्किम गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर ने सिविलियन अवार्ड जो दे रहे थे उस समय मेरे को दिया, काफ़ी फेमस फिल्म स्टार्स के साथ मेरे को भी दिया उस समय 2004 में। तो बहुत जगह हमने स्पीच दिया, टॉक दिया, कोऑपरेशन कराया, ये सब तो होता ही था, ये सब है ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये मेरा काम को ये जो है पद्मश्री है ना, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होने के कारण इसको आम आदमी, जनरल पब्लिक ने इसके बारे में पता लगा। इसीलिए जो है पहले तो साइंटिफिक कम्युनिटी में ही लोग जानते थे, अब सब लोग इसके बारे में जानते हैं, जैसे आपको भी पता चला, इसलिए आप भी आए। तो इससे जो मैंने काम किया वो ज़्यादा जनरल पब्लिक के पास जा रहा है। तो बड़ा क्या चेंज हुआ, जो हम काम करते थे वो साइंटिफिक वर्ल्ड में ही रहता था, अब उससे ये जो है काम जनरल पब्लिक के पास भी जा रहा है और लोगों को भी पता चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, इसमें मेरे को खुशी लग रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे को लगता है कि मेरा और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है। जब तक हो सकता है मैं इंडियन हिमालयन रीजन और बाकी हिमालयन रीजन, माउंटेन रीजन के लिए वर्ल्ड में काम करता रहूं, इसी तरह से आगे बढ़ता रहूं। तो ये अवार्ड ने मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन दिया है। अभी कैलाश को लेके काफ़ी स्पिरिचुअल मिथ्स है कि लॉर्ड शिवा का घर वहाँ है, मतलब आपको क्या लगता है? लॉर्ड शिवा बोलिए, कोई भगवान बोलिए, तो मेरे को तो क्या लगता है कि जो भी अगर कोई चीज़ हमको से सर्विस मिलता है, जिससे हमको बेनिफिट होता है, जैसे ये पेड़ से हमको स्वच्छ हवा मिलता है कि नहीं, ऑक्सीजन मिलता है,
उससे हम रेस्पिरेशन हम वो करते हैं। उसी तरह से पहाड़ों से पानी मिलता है। कैलाश से 4 नदी, बड़े बड़े नदी वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंगा का महाकाली आके गंगा में मिलता है वो, और ये आपका सतलज, ये वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। और इतने लोगों को, 200 करोड़ लोगों को इसका जीवन में ये कंट्रीब्यूट करता है। एक सेंटर पॉइंट है कैलाश, जहाँ उनका घर बोलते हैं, जहाँ से ये सर्विस आ रहा है, पानी मिल रहा है, स्वच्छ हवा मिल रहा है, हर तरह का। लोग, इतने धर्म के लोग वहाँ जाके वहाँ पे स्पिरिचुअली फुलफिलमेंट मिलता है उन लोगों को। मैंने बौद्ध धर्म का भी बात किया। अब भगवान है नहीं है ये तो हमेशा डिस्कशन होता रहेगा, लेकिन जो उससे लोगों के बेनिफिट के लिए मिल रहा है, जो वहाँ से लोगों को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है, अलग अलग रिलीजन, एक रिलीजन का नहीं है, उससे ये लगता है कि वो बहुत अच्छा एक कंसोलिडेटिंग फैक्टर है, वो ऐसा सर्विस गिविंग फैक्टर है। मेरा बिलीव तो ये है कि दैट इज, हम तो नेचर, पत्थर को भी नमस्कार करते हैं, पानी को नमस्कार पूजा करते हैं, गंगा। वहाँ पे मैंने बोला जाता है कि दुनिया में सबसे मैजिकल मेडिसिनल प्लांट्स ये उत्तराखंड में है, और ये सब पहाड़ों मतलब हिमालयन रेंज में मिलता है जी। इसके बारे में थोड़ा। हाँ, हिमालय तो जड़ी बूटी के लिए बहुत फेमस है। जड़ी बूटी मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स भी यहाँ बहुत मिलते हैं। और जब हिमालय देखते हैं, हिमालय में आपको बहुत से कंडीशंस मिलता है, तो उसी हिसाब से वो मेडिसिनल प्लांट्स भी अलग अलग एलिवेशन में अलग अलग होता है उसका, उसी हिसाब से उसमें एक्टिव प्रिंसिपल बोलता है जो मेडिसिनल वैल्यू का है, वो अलग अलग चीज़ का उस तरह से बनता है और उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसमें मेडिसिनल प्लांट्स का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हिमालय में। पर सर इस मेडिसिनल प्लांट से कुछ नशे की चीज़, ड्रग्स या बहुत सारे ऐसे चीज़ भी बनाए जाते हैं और जो पहाड़ों में ज़्यादा बनते हैं, जैसे ओपियम। म्यांमार जाएंगे तो ओपियम है, ओपियम से तो नशा ही है। हाँ, भांग है, वो पहाड़ में भी मिलता है, नीचे भी मिलता है, वो भांग है। सो बहुत से ऐसा प्लांट्स हैं जिसमें नशे होता है, तो वो नशा वाला एक चीज़ हुआ। और दूसरा हुआ कि यूजफुल मेडिसिन्स। और आप कौन सा चीज़ करना चाहेंगे, नेचर ने तो आपको सबको देना है। आपको अमृत भी मिलेगा, आपको विष भी मिलेगा, तो उसमें से आप क्या लेना चाहते हैं वो आपके हाथ में। अमृत को लेके भी विष का काम किया जाता है, ताकि ये जो मेडिकल प्लांट्स है इससे बहुत सारे मेडिसिनल इमेंसीज बहुत तरीके से, मतलब ये सब प्लांट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ले रहे हैं, जिससे इकोलॉजी को और एकदम अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट, स्पेशली जो है आपका 1970s, 80s, 90s में और 2000 तक बहुत ज़्यादा हुआ। जब फॉरेस्ट एक्ट वगैरह आए और काफ़ी चीज़ से लोगों को जागरूकता आया, तो धीरे धीरे जो है कि बहुत से प्रोटेक्टेड एरियाज़ बने, तो उसको बचाना शुरू किया है। और अब बहुत जगह जो है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स पहले नेचर से कलेक्ट करते थे, उसको कल्टीवेशन कराना भी शुरू किए। अब जैसे कि यही एरिया में सिंकोना प्लांटेशन है, वो सिंकोना प्लांटेशन में जो सिंकोना पहले बनता था, जब मलेरिया होता था, क्विनिन, अब क्विनिन केमिकली बन रहा है, तो उस सिंकोना का, क्विनिन का दूसरा जो है सिंकोना का यूज़ होना चाहिए। उसका मेडिसिनल यूज़ तो नहीं है, केमिकली बन रहा है, वो केमिकली यूज़ हो रहा है। तो समय के साथ, रिक्वायरमेंट के साथ, इंडस्ट्री का साथ, ये नेचर और इसका रिलेशन भी चेंज होता है, उसका यूज़ भी चेंज होता है। सर मैंने सुना है कुछ बैक्टीरिया और फंगस ऐसे कुछ चीज़ें क्रिएट हुई है जो प्लास्टिक को एब्जॉर्ब करके, मतलब चबा जाना बोलो या कुछ भी बोलो, वो प्लास्टिक को ख़त्म कर रही है। इट कैन एब्जॉर्ब प्लास्टिक एंड प्लास्टिक का जो हार्मफुल एलिमेंट है वो और नहीं रहेगा। ऐसा क्या सही है सर? बहुत से ऐसे बैक्टीरिया है जो ऐसा जगह जो है कि वो लोग सर्वाइव करते हैं, वो करते हैं। इसका इकोलॉजिकल बैलेंस में इन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन जो ऐसा बना रहे हैं प्लास्टिक को, वो कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल का जब ये लार्ज स्केल में यूज़ होने लगता है, उसका इम्पैक्ट, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, स्टडी करना चाहिए उसके बारे में अच्छी तरह से, तभी उसको जो है कि ले जाना चाहिए। आई थिंक अभी ये स्टिल टेस्टिंग फेज़ में है, ट्रायल फेज़ में है। उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के पहले इनको बहुत ज़्यादा उसका रिस्क, ऑल चैलेंजेस, सब कुछ को देख के ये सर हिमालयन रेंज का इको बैलेंस थोड़ा खराब होने का या वर्ल्ड के क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम के लिए प्लास्टिक कितने हद तक जिम्मेदार है? बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। प्लास्टिक, जैसे जहाँ प्लास्टिक बनता है वहाँ से तो इमिशन होता है,
ग्रीन हाउस गैसेस बन रहे हैं। प्लास्टिक जो है कि डिकम्पोज नहीं होता है, ऐसे ही रहता है, और वो प्लास्टिक हमारे नदी से जाके के ये प्लास्टिक बोतल में पानी है वो सब जाके समुद्र में पहुंचता है, सी में, ओशंस में। वहाँ वेल है, वहाँ बड़े बड़े और फिशेस है, वो खाते हैं। आप देख लीजिए कितने मर रहे हैं, उसका पेट काट के देंगे, सब प्लास्टिक पड़ा हुआ है। तो प्लास्टिक का जो है कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ है। आजकल मैनेजमेंट ऐसा होता है कि रिसाइकल करते करते रहिए, आप जीरो वेस्ट जो है कि एनवायरनमेंट में दें, सर्कुलर इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। तो वो टेक्नोलॉजीज, वो तरीके को उसने अपनाना चाहिए। लेकिन इतना मास है, क्या क्या यूज करने से प्लास्टिक में भी मटेरियल में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल पैकेजिंग आ रहा है, तो उस पे जाना चाहिए। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक तो इमीडिएटली वो बहुत खतरा है, उसको तो करना चाहिए। अगर बहुत लोग हैं और वो मल्टीपल यूज हार्ड वाला रखें, उसको काफ़ी साल तक यूज़ करेंगे, उसको कोई नहीं है। मेरे हिसाब से तो आपका नेचुरल प्रोडक्ट जो है यूज़ करें, अच्छा है। जैसे कि उसमें से कपड़ा बन सकता है, हाँ, उसमें से रस्सी बन सकता है। तो उस तरह का कपड़े का जो है कि आप जो है बैग्स वगैरह बनाइए, उसको रीयूज़ करिए, हाँ, उस तरह की चीज़ करनी चाहिए। सर हिमालय में येती है? हाँ, यति जो है कि क्या है ये पता नहीं है। वो हाई एल्टीट्यूड में एनिमल तो रहता ही है, स्नो लेपर्ड भी है, सब है। यति आदमी है करके ये तो बोलना बहुत मुश्किल है। पर कोई दानव जैसा वो सब बोलते हैं लोग, कभी कभी होता है कि चाइनीज साइड में जो हिमालयन का पार्ट है हिमालय का, वहाँ पे ड्रैगन्स भी है। तो अब ड्रैगन वगैरह तो आप देख लीजिए, जब अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा है था उस समय तो ड्रैगन आपका जो है कि सब थे ही। हाँ, वो तो पार्ट ऑफ एनिमल का ही पार्ट है ना। तो अब धीरे धीरे इवोल्यूशन से चेंज हुआ। अब छोटा छोटा एनिमल्स ड्रैगन के शेप में अभी भी मिलता होगा, होते होंगे, हाँ? लेकिन वो बिग जो ड्रैगन्स थे वो सब तो इवोल्यूशन के कारण खत्म हो गए। डायनासोर्स का पूरा स्केलेटन वगैरह सब मैंने कनाडा में जो है कि पार्क में देखा और जगह भी देखा। तो दे एग्जिस्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, वो तो रियलिटी है। हाँ, अब धीरे धीरे अब सब चेंज होते जा रहा है। अब आदमी ने सब कुछ ले लिया है। सर आप इतने दिनों से हिमालय में काम कर रहे हैं, हिमालय का कोई मिस्टेक, स्ट्रेंज या पिक्यूलियर कोई एक्सपीरियंस या ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा तो बहुत है, लेकिन एक मेरे को जो बहुत पिक्यूलियर लगा, सो आई थिंक इट वाज 2006 when I was traveling in China. I went to Kunming and from there we flew to Zhongdian. That is called Shangri-La. उसके बाद the whole day we traveled and like that and we reached a place called Dechin. और वहाँ पे हम जब खड़े हो गए तो ड्राइवर ने कहा कि ये 3 महीने से पूरा क्लाउड है यहाँ पे, तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है, बस बताया ड्राइवर ने। तो थोड़ी देर के बाद ऐसा खुला और पूरा क्लाउड के बीच में से वो क्लियर होके 2 माउंटेन्स डिस्टेंस में से वो 2 माउंटेन्स निकला। अब ये एकदम मिस्ट्री, इसने इतना कहा था कि नहीं वो है, वो बुद्धिस्ट है। तो वो उसने हम लोग को, मैं और भूटान में, वो बाद में मिनिस्टर भी हुए, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट थे। वो 2 माउंटेन निकला, उसको कावा गेबो कावा कारपो बोलते हैं, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। तो वो निकला और ये बुद्धिस्ट का कैलाश के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन था। तो एक पिक्युलैरिटी हमें ये लगा कि ये देखा, लेकिन उससे भी ज़्यादा पिक्युलैरिटी हमें ये लगा कि हम वहाँ पे फिर ड्राइव करके नीचे गए दूसरे दिन। 1700 मीटर्स जो अभी हम खड़े हैं, ये भी लगभग 1700 मीटर्स है, वहाँ पे ग्लेशियर था, आप सोच लीजिए। तो ऐसा लो एलिवेशन में ग्लेशियर देखना बहुत रेयर है। That I have not seen in any part of the Himalayan region, so it was a very peculiar sight for me and I am remembering this all the time. 2006 के बाद मैं हमेशा इसके बारे में सोचता रहता हूँ। आप हिमालय को लेके इतने साल से रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब इस रिसर्च से, इस काम से डायरेक्टली क्या चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में? गुड क्या हो रहा है, क्या अच्छाइयाँ आ रही है जिंदगी में, क्या चेंज हो रहा है आम जिंदगी में, क्या इम्पैक्ट आ रहा है? 2007 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, IPCC बोलते हैं, वो साइंटिफिक रिपोर्ट निकालते हैं। वो बोलते हैं कि कुछ हिमालयन रीजन इज ए वाइट स्पॉट, मतलब ये डेटा डेफिशिएंट, यहाँ का डेटा कुछ नहीं है, पब्लिशेबल जो है इधर उधर बुक का कोई वैल्यू नहीं है, उसको वो साइंटिफिक नहीं मानते हैं। तो क्लाइमेट के बारे में यहाँ पे कोई डेटा नहीं है।
तो होल वर्ल्ड में इतना बड़ा इकोसिस्टम इंपॉर्टेंस ये है, ये उन्होंने बोला। तो मैंने फर्स्ट अमेरिका से मैकार्थर फाउंडेशन से लेके ईस्टर्न हिमालय का क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट का स्टडी कराया। पूरा ईस्टर्न हिमालय का सीरीज ऑफ पब्लिकेशन आया, फर्स्ट पब्लिकेशन शुरू का हिमालय के बारे में आया। तो एक क्लाइमेट चेंज के बारे में, इम्पैक्ट के बारे में, ये ईस्टर्न हिमालय के बारे में आया। उसके बाद क्या किया हमने, वो यूएन के मीटिंग, जो क्लाइमेट चेंज का मीटिंग है डरबन में, वहाँ गए और डरबन में जो है ये 2011 का बात है, वहाँ पे माउंटेन डे प्रोग्राम में वो रिपोर्ट का रिलीज किया। और उसके बाद हमने 350 साइंटिस्ट को ग्लोबली लेके हम गए, 8 देश का सेक्रेटरी वगैरह को लेके रेजुबिक, वो आइसलैंड का कैपिटल है, ये हम गए 2013 के अक्टूबर में। और वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड, कंट्री का प्रेसिडेंट, और ही वाज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ आर्टिक सर्कल, उन्होंने हम लोग को होस्ट किया। वो हमारे रीजन का भी बहुत इंटरेस्ट, और ये 8 कंट्री के साथ हमने प्रपोजल रखा कि अब साइंटिफिक असेसमेंट होना है, तो कंट्री ने आप करो बोला। 350 साइंटिस्ट को लेकर हमने ये असेसमेंट किया। 5 साल में 350 साइंटिस्ट ने फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट आया। ग्लोबली बीबीसी ने हुआ, CNN ने हुआ, सब लोगों ने ये रिपोर्ट की बेसिस में, अल जजीरा में मैं आधा घंटा बोला। तो इस तरह के जो है कि बहुत से ग्लोबल कितना प्रिंट मीडिया में आया वो असेसमेंट, वो हुआ साइंस। साइंस के साथ साथ हमने क्या किया, ये 8 देशों को गवर्नमेंट के साथ मिलके कंसल्टेंट्स में को प्रोडक्शन किया, रीजनल कॉल फॉर एक्शन डॉक्यूमेंट, ये साइंस के बेसिस पे। और उसको 8 देशों को मिनिस्टर से हमने वो साइन कराया, डिक्लेरेशन कराया और उसको एक्शन कराया। सो ये काम से डायरेक्टली 240 मिलियन पीपल, माउंटेन को तो इम्पैक्ट हुआ क्योंकि उनका पॉलिसी चेंज हो रहा है, सब कुछ। उसके साथ साथ ये 2 बिलियन पीपल जो डाउन स्ट्रीम में है, जिसका फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, सब कुछ डिपेंडेंट है, वो वल्नरेबल कम्युनिटीज है जो रिवर बेसिन्स में है, उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ। सो जो हमने काम कराया ईस्टर्न हिमालय क्लाइमेट चेंज उसका, और ये रीजनल जो है कि ग्लोबल रीजनल असेसमेंट कराया, रीजनल कोऑपरेशन, गवर्नमेंट से कोऑपरेशन कराने के लिए और किया। और वो ट्रांस बाउंड्री लैंडस्केप जब जनरेट किया, ये सबसे इतने लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ। ये तो बहुत बड़ा वाला चीज़ बोला। तो जनरल पब्लिक को सोचने के लिए छोटा इम्पैक्ट, कॉमन मैन को क्या हुआ, हमने आसाम में एक छोटा सा टेक्नोलॉजी, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी जो है कि उसमें लगाया, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम, कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम छोटे छोटे रिवर में लगाया। और उसका जब पानी का लेवल राइज हो रहा है, वो जब होगा तो वो जो है सिग्नल जो है कि किसी के घर में एक लेडी है वो अपस्ट्रीम में, और वहाँ से जब सायरन बजते थे तो वो लोकल लोग वहाँ से अपना जान माल सब बचाते हैं। और डाउन स्ट्रीम को हम लोगों ने कम्युनिटी को जोड़ा, और अप स्ट्रीम वाले ने फ़ोन करके मोबाइल से डाउन स्ट्रीम को बता दिया कि बाढ़ यहाँ जनरेट हो गया है। तो उसका लीड टाइम 1 आवर 2 आवर में लोगों को डाउन स्ट्रीम वाले ने अपना लाइफ स्टॉक वगैरह सबको बचाया। वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन गांव के लोगों को दिया। वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मोबिलाइजेशन, दो गांव अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम गांव लोगों के लोगों को कनेक्ट किया। और वो फिर गया नेपाल में और बिहार के 2 गांव लोगों को 2 कंट्री के बीच में भी कराया, और वो बाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब जगह गया। इस तरह का बहुत से एग्जाम्पल है। वो एकदम ग्राउंड में भी हमने हाउ टेक्नोलॉजी, हाउ टू कनेक्ट पीपल, इस तरह से किया है, और वो इम्पैक्ट हुआ लोकल लेवल में। हर साल लैंडस्लाइड दार्जिलिंग साइड में, सिक्किम साइड में, केदारनाथ में तो क्लाउड बस्ट होके सब बह गया, ये हुआ। सिक्किम में रिसेंटली आपको पता है क्या फ्लड हुआ, तो इसको लेके क्या बोलना है? ये तो बहुत बड़ा काम ही हमारा इसमें है कि इसमें हैं? जो है कि देखिए, रोकने के लिए आने से पहले क्या हो रहा है ये बताता हूँ। ये सिक्किम में जो हुआ, ग्लेशियर लेक्स बने हुए हैं, और क्लाइमेट चेंज के कारण जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं वो लेक्स बन रहे हैं। 1990 से 2010 तक हिमालय, होल हिंदू कुश हिमालय में 3400 ग्लेशियर लेक थे, केवल 3400, और वो जो है बढ़ के 4500 इतना जल्दी बढ़ गए। और अब तो बहुत ज़्यादा हो गए, कितना 1000 बोल रहे हैं लोग। तो इतना लेक्स बन गए, वो लेक कभी भी बर्स्ट हो सकता है। जैसे सिक्किम के केस में ये हुआ कि ऊपर से लैंडस्लाइड आया वो लेक में,
और उसके कारण मोरेन जो बोलते हैं लूज वो ब्रिज हो गया, तो लेक पूरा पानी वो होके फिर ऊपर चुंगथांग का हाइडल पावर प्रोजेक्ट टिस्टा प्रोजेक्ट में इम्पैक्ट किया, वहाँ डैमेज कंप्लीटली किया, नीचे आया और कैस्केडिंग वो बढ़ता गया नीचे, तो इसको कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। तो उसी तरह से केदारनाथ का 2013 में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, हम जाके प्लानिंग कमीशन में भी काठमांडू से आके हमने इस को दिल्ली में बताया, वहाँ पे भी उसी तरह से ऊपर से आया और कितने लोग 6000 लोगों को तो मरे, लगभग 6000 लोगों का जो है कि अभी तक नॉट फाउंड, तो दे हैव आल्सो डाइड। सो इतने ज़्यादा इम्पैक्ट सब हो रहे हैं और ज़्यादा होंगे। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ये फ्लड्स का है बहुत ज़्यादा, एक तो ग्लेशियर लेक फ्लड्स और दूसरा जो है क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है? क्लाइमेट टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जैसे ज़मीन हीट हो रहा है और जैसे क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो अगर ये ज़्यादा सडन पॉइंट तक हीट होगा तो वो क्लाउड से पानी आके ना बैठ जा रहा है, पानी नहीं नीचे आ पा रहा है हीटिंग के कारण, इतना एक्यूमुलेट हो जाता है कि वो फिर ऑल ऑफ ए सडन 1 घंटे में 100 मिलीमीटर रेन आ गया, तो वो क्लाउड बर्स्ट है। और ये फेनोमेनन उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेस्टर्न पार्ट में। तो ये सब ग्लोबल एयर सर्कुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग का सब इफेक्ट है। अब इसको मिटिगेशन से ज़्यादा अडेप्टेशन करने हैं, क्योंकि ये तो हो ही रहा है। ये कार्बन कंजम्पशन क्या होता है, और हिमालय का लोगों का कार्बन कंजम्पशन न्यूट्रल है, कहीं कहीं माइनस है? देखिए अब ये फॉरेस्ट है ना, ये क्या कर रहा है, कार्बन हवा से ले रहा है, तो हिमालय क्षेत्र में जितने, जैसे भूटान है, कार्बन नेगेटिव बोलते हैं। कार्बन नेगेटिव मतलब वहाँ इनका इंडस्ट्री नहीं है, इनका जो व्हीकल से एमिशंस होते हैं, इनका घर से एमिशन होते हैं, वो एमिशन और ये कार्बन जो फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करता है, उसमें देखेंगे तो एमिशन कम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहे हैं। और जगह से जो कार्बन आ रहा है ये वो उल्टा फिक्स कर रहा है, तो ये तो कंट्रीब्यूट ग्लोबली कर रहा है। तो हिमालय रीजन में न्यूट्रल, बहुत से जगह कंट्रीज में न्यूट्रल है, जब पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि ये अच्छे फॉरेस्ट होते हैं, अच्छे ग्रासलैंड्स होते हैं, ज़्यादा जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं और एमिशन से कम आता है। तो बैलेंस अगर देखेंगे तो हम जो है ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बट वी आर इन द रिसीविंग एंड, और जगह कर रहे हैं। तो हिमालय क्षेत्र में आके हम लोग को इसका इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमको हिमालय में जो लोग रह रहे हैं, हमको अडेप्टेशन करना है। आप बोल रहे थे कि गैस का दाम यहाँ पे अलग है। अब जैसे कि इतना फॉरेस्ट बचा रहे हैं, इतना हम नेगेटिव एमिशन या न्यूट्रल का ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इसको फर्दर बचाने के लिए जितने भी गवर्नमेंट है, ये तो इंसेंटिव लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को, जैसे कि फॉरेस्ट को फर्दर डिस्ट्रॉय ना करें। तो एलपीजी गैस और जो आता है वो हमको सिलीगुड़ी में 850 रुपये मिलेगा, यहाँ घर आते आते 1150 हो जाएगा, 1150 हो जाता है ट्रांसपोर्ट और ये सब के कारण। तो ये एक्सपेंसिव हुआ, जबकि इन लोगों ने इतना एनवायरनमेंट को दे रहा है। तो हमारा जो है कि इंसेंटिव हिमालय के, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ माउंटेन स्पेसिफिसिटी, माउंटेन स्पेसिफिक पॉलिसीज बननी चाहिए, जो है कि जो प्रो नेचर, जो माउंटेन पीपल का कंट्रीब्यूशन टू नेचर हैज़ टू बी इंसेंटिवाइज्ड। ये कॉन्सेप्ट आनी चाहिए फ्यूचर में। सर रैपिड फायर होता है, ओके। हाँ, पर हम बाहर में हैं तो फायर नहीं चलाएंगे। हाँ। अपना सेगमेंट का नाम है खटाखट सवाल फटाफट जवाब। ओके। मैं सवाल पूछूंगा, आपको एकदम चुप से छोटा सा जवाब देना है, ठीक है? आपका फेवरेट पास टाइम? ट्रेकिंग। तो आपका फेवरेट ट्रेक जिंदगी का कौन सा है? मैं काठमांडू से लुकला तक फ्लाइट किया और लुकला से एवरेस्ट बेस कैंप ऊपर नामचे बाजार होते हुए ऊपर सैंगबुचे तक गया। आप एवरेस्ट बेस कैंप तक गए हो? बेस कैंप से थोड़ा नीचे सैंगबुचे तक, बहुत अच्छा है। वहाँ से आमादबलम माउंटेन्स और आपका लोत्से और आपका एवरेस्ट का बहुत बढ़िया व्यू आता है। हिमालय का जो पूरा रेंज है किस देश में सबसे बेहतर है? नेपाल में सबसे बेस्ट है रेंज। और हम जब फ्लाई करते हैं तो वो काठमांडू से जब हम लासा जाते हैं तो उस समय एक तरफ एवरेस्ट, एक तरफ कंचनजंगा, और हिमालय के उस साइड कैसा है वो देख सकते हैं। आपका फेवरेट पर्वत? मेरा फेवरेट पर्वत धौलागिरी। धौलागिरी बहुत बढ़िया, इतना बड़ा मैग्निफिसेंट है,
बहुत बढ़िया है, वो नेपाल में है धौलागिरी। अगर आपको एक रीबर्थ गिफ्ट में मिलता है तो कहाँ आप फिर से जन्म लेना चाहोगे? मैं हिमालय में ही लेना चाहूँगा जहाँ से मैं जो स्नो क्लैड माउंटेन्स देख सकूँ। आपका फेवरेट म्यूजिक नेपाली म्यूजिक या बॉलीवुड म्यूजिक? नेपाली म्यूजिक, फोक सॉन्ग्स। कौन सा एक गाना? च्याङ्बा होए च्याङ्बा, सुन सुन होए च्याङ्बा, डम्फुले आज क्या मन छ, जम कतातिर जम कतातिर जम, जम जम मोइच्याङ होए होए मोइच्याङ, सुन सुन होए होए मोइच्याङ, डम्फुले आज क्या मन छ, जम कतातिर जम कतातिर जम, जम जम। ये जो पहाड़ का हाइट, एवरेस्ट का हाइट, एक बंगाली ने ही इसको किया था कि हाइट क्या है प्रॉपर्ली, राधानाथ सिकदार जी ने। हालांकि एक फिरंग का नाम हमको बताया जाता है। हाँ, असल में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कैसे एवरेस्ट का हाइट निकालना है वो तो इंडियन ने ही निकाला था जैसे आपने कहा, लेकिन वो एक्सपीडिशन वो होल इंचार्ज ब्रिटिश इंडिया के टाइम में था, जो इंचार्ज था फिर उसके नाम पे दिया गया। तो इसीलिए हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे कि एवरेस्ट का हाइट ये है, पहाड़ का हाइट ऐसा होता है, और एवरी 2-3-5 इयर्स ये बढ़ता है, चेंज हो रहा है। मतलब कैसे करते हैं ये कैसे? हिमालय बना कैसे, पहले तो ये सोचना है। पहले से ये तो पहाड़ नहीं था। यहाँ जहाँ हिमालय है जो हमारा वो है, इसमें तायत सी था, समुद्र था तायत, और वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब हुआ, जो पेनिनसुलर इंडिया जो है वो मास पहले अफ्रीका के पास से मूव हुआ और ऑस्ट्रेलिया से ये मूव होते 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 आया। जब ये टकराया, ये यूरेशियन प्लेट्स हाँ, तो टकराया, तो टकराने पर क्या हुआ कि ये जो है प्रेस करता रहा, ये तो हिलेगा नहीं, ये तो सॉलिड है, तो ये मार रहा है क्योंकि ये मूव हो रहा है ना, तो धीरे 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 ऐसा करके हिमालय निकला। और ये अभी भी टकरा रहा है, अभी भी ये बढ़ रहा है, और ये जब बढ़ रहा है इस बीच में कि जब टकराता है तब यहाँ पे एनर्जी एक्यूमुलेट होता है। और पूरा हिमालयन आर्क अर्थक्वेक का जोन इसलिए है क्योंकि ये हमेशा प्रेस कर रहा है, एनर्जी एक्यूमुलेट होता है, और जब एनर्जी ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है वो अर्थक्वेक के थ्रू रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस के कारण हिमालय हमेशा राइज कर रहा है, अभी भी राइज कर रहा है। ओके, और इसका कैसे हाइट है, कैसे हाइट तो अब नॉर्मली ट्री का हम लोग करते हैं, तो वो क्लाइनोमीटर लेके वो उसका मेजरमेंट करने का स्पेशल होता है, वो ज्योमेट्री का जो फार्मूला है उसी के बेसिस पे है, बहुत आसान है वो तो। आई थिंक स्कूल के बच्चे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो लोग भी आजकल कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े बड़े वो करने के लिए आजकल तो जीपीएस के हिसाब से, आजकल तो तरह तरह के हिसाब से हाइट, अभी जो हाइट मेजरमेंट होता है पेनिनसुलर इंडिया में, बेंगलोर में बहुत बड़े बड़े जीपीएस और हिमालय में रखे हैं, और उसको दोनों को कंपेयर करते हुए वो हाइट को मेजर कर। आपकी बीवी भी साइंटिस्ट, हाँ, तो हिमालय के साथ आप दोनों का कुछ फॉन्ड मेमोरी? हाँ, मेमोरी बहुत है। हम हिमालय के बहुत से ऐसे जगह गए हैं जहाँ पे क्योंकि वो भी हिमालय में काम करती थी, मैं भी हिमालय में काम करता था, बहुत सा अपॉर्चुनिटी। तो प्यार भी हिमालय को लेके हुआ? वो तो मैं नहीं बता सकता लेकिन क्योंकि हमारा अरेंज मैरिज था। लेकिन हिमालय के लिए दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार था, और स्पेशली मैं बहुत से जगह हम लोग साथ साथ हिमालय में ट्रैवल किए। वो म्यांमार का, नॉर्दर्न म्यांमार जब हम गए वो बहुत यूनिक मेरे को लगा। चाइना में भी हम गए, चाइना में भी बहुत अच्छा लगा। नेपाल तो बहुत अच्छा जगह ही है, हम लोग छोटा छोटा ट्रैकिंग करते थे। You lost her in 2021 हाँ, मार्च में कोविड में। She got infected, both of us got infected, and after 9 days she passed away. I was in the hospital 21 days. One unique thing about her work was in 2006-2007, she worked from the Tibet side, the other side of Mount Everest, and published some papers. Being an Indian with an Indian passport in 2007-2006, she worked in the Tibetan side in China and published a paper on land use change and how it impacts human health. सर, अभी आप यहाँ पे अकेले रहते हैं? जी। Your son and daughter in Canada. Canada, और daughter-in-law भी Canada में। You feel a connection with Himalayas, right? Because you were born and brought up over here. Yeah.
आपके नेक्स्ट जनरेशन का भी क्या वो कनेक्शन है या वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। वो तो घर में अभी हम जहाँ पहले शूटिंग कर रहे थे, मेरा बेटा आएगा तो वहाँ ज़रूर जाता है, रोज़ जाता है, बहू भी रोज़ जाती है और बेटी को भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा जो फैमिली का है वो हमारा जो है पहाड़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है सब लोगों का। इतने सालों में हाँ। आपने पहाड़ में क्या क्या मतलब अंडरलाइन करने वाले चेंजेस देखे हैं, गुड एंड बैड दोनों साइड बताना। एक तो पहाड़ में पहले ज़्यादा हम लोग को ठंड भी लगता था और बारिश जब होता था तो बारिश काफ़ी दिन तक लंबा तक बारिश हो रहा है, लेकिन अब एकाएक चेंज हो गया। बारिश होता है लेकिन बहुत ज़्यादा 1-2 दिन में ही हो जाता है। जो प्रोलॉन्ग अच्छी तरह से बारिश होता है वो धीरे धीरे ना ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होता है फिर उस नदी में। तो लेकिन अब बहुत जल्दी होता है तो वो फ्लडिंग, फ्लैश फ्लड्स क्रिएट करता है। एक एक चेंज मैंने डिस्टिंक्टली ये देखा है। और पहाड़ में फिर मैंने ये देखा है कि यहाँ जो लोग बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी और ये सब करते थे, धीरे धीरे लोग इसको छोड़कर लोग जो है बाहर के तरफ ज़्यादा सोचने लगे। अभी एक नया प्रॉब्लम पहाड़ में बहुत ज़्यादा हुआ है, पूरा ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे और ये जगह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आलू का खेती और तरह तरह की खेती होता है, लेकिन वो अब जंगल बढ़ गया है ना, बहुत ज़्यादा वो हो गया, तो यहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा, जंगली सुअर जो बोलते हैं बोर आता है और सब खा के जाता है। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लोग दिखाएंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। बहुत जगह शहरों में बंदर घुस रहे हैं घर घर में। करशंग टाउन में आप जाएंगे तो घर घर में बंदर घुस रहे हैं और यहाँ आएंगे तो खेती बाड़ी में हिरन और ये आपका वाइल्ड बोर्स आके उपजाऊ खा जाते हैं। और पहाड़ में आप जाइए, मैं तो केवल यहाँ का बात नहीं बता रहा हूँ, उत्तराखंड में जाइए, उत्तराखंड में घोस्ट विलेजेस हैं, घोस्ट विलेजेस, और 1-2 विलेज नहीं, सैकड़ों विलेज घोस्ट विलेज हो गए, क्योंकि वहाँ के यंग जनरेशंस वहाँ से मूव होके दिल्ली, बम्बई, मिडल ईस्ट चले गए और वहाँ पे कोई नहीं है। मदर फादर मर गए, उसके बाद कोई नहीं है, घोस्ट विलेजेस हो गए। ये बहुत बड़ा ट्रेंड है ऑफ आउट माइग्रेशन, ये डिस्टिंक्टली हम देख रहे हैं एक जो है कि पहाड़ में चेंज है। ये इस साइड में भी है, दार्जिलिंग यहाँ से भी है, लेकिन यहाँ अभी भी आप देखेंगे बहुत से यही, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ से नीचे सिटोंग विलेज में जाइए, बहुत विमेन, यहाँ से विमेन बाहर गए हुए हैं और ओल्ड बच्चे और ओल्ड लोगों को यहाँ छोड़े हुए हैं अर्न करने के लिए। अब दूसरा दार्जिलिंग देखिए, बड़े बड़े शहरों में देखिए, अब जो पहाड़ के शहर हैं, एक मैं जो चेंज देखता हूँ, पहले ये एजुकेशन का हब हुआ करता था। लोग करशंग इट्स हब था, यहाँ बाहर से, कलकत्ता से, बम्बई से, दिल्ली से, फॉरेन से लोग आके पढ़ते थे। अब 1980s 90s के बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, यहीं लोकल लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ इतना ख़त्म, मतलब ये इरोड हो गया कि अब लोग जो है कि आ भी नहीं रहे और बाहर जगह भी बन गए। रेसिडेंशियल स्कूल्स जो होते थे, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ओवरऑल डेवलपमेंट, जो पहले का एजुकेशन सिस्टम था, वो भी इरोड होते जा रहा है और ये बेनिफिट्स, और इससे बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट, बहुत लोगों का एंगेजमेंट वगैरह भी कम हो रहा है। सो ये अनदर चेंज मैं देख रहा हूँ पहाड़ों में। और पहाड़ों में पहले लोग बहुत शांत रहते थे, अब लोग जो है शायद ओवर, मतलब बाहर वो होने के कारण थोड़ा एग्रेसिव भी हो रहे हैं लोग, नहीं तो लोग शांत नेचर के होते हैं नॉर्मली। एक तो है कि पहाड़ों में बहुत लोग अब जो है पहाड़ में आने लग गए हैं, तो ये पहाड़ का महत्व भी देख रहे हैं, इसका ब्यूटी भी देख रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं। लेकिन उसका बैड साइड ये है कि बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन उसको रेस्पेक्ट नहीं करते, पिक्चर लेने के, फ़ोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो पहाड़ का कल्चर को भी रेस्पेक्ट करें, पहाड़ का नेचर को रेस्पेक्ट करें। पहाड़ में ये गंदा प्लास्टिक वगैरह जहाँ कहीं फेंक रहे हैं वो लोग, वो ना फेंकें, उसको रखें, प्रॉपरली मैनेज करें। तो ये अच्छा में वो अच्छा बढ़ाएं ताकि गंदा ना करें और वो जो है कि उस तरह का इन्फ्लुएंस ना करें। और पानी बहुत ज़्यादा समस्या हो गया है। अब दार्जिलिंग जाइए, पानी का क्या समस्या है, हर जगह पानी का, ये बहुत बड़ा चेंज है। हमारे पहले तो इस तरह का नहीं था, तो पानी नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा गंदा होने लग गया है, ये आपका वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। कुछ अच्छा नहीं चेंज हुआ, जंगल बढ़ा है,
फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। सिक्किम में जाइए, फॉरेस्ट तो बढ़ा है, लेकिन सिक्किम में डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है, इको टूरिज्म हुआ है। आप जाइए जगह जगह सिक्किम का मॉडल क्या बहुत सही है बाकी पहाड़ों के जगह के हिसाब से? वो देख के अब सिक्किम का मॉडल में अगर आप टूरिज्म में विलेज टूरिज्म, होम स्टेज वगैरह देखेंगे तो सिक्किम ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे बहुत ज़्यादा किया है। वर्स कंडीशन कहाँ का है? उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं ना पिलग्रिमेज के कारण, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नेपाल में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत लोग जागरूक हैं, बट स्टिल बहुत ज़्यादा वो है। अब जैसे कैलाश क्षेत्र में ओपन डेफिकेशन का प्रॉब्लम है ना, बाहर टॉयलेट नहीं है, लोग इतने जा रहे हैं तो कहाँ करेंगे टॉयलेट, बाहर करना पड़ता है, महकता है, ये प्रॉब्लम है। बहुत सी जगह एड्रेस किया जा रहा है, कर रहे हैं। आप क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हो? माउंटेन्स का कंजर्वेशन, इसका डेवलपमेंट माउंटेन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, इसमें जो एक्चुअली पॉजिटिव चेंज ला सकता है वैसा हो। अब जैसे माउंटेन्स में बहुत बड़ा बड़ा डैम नहीं होना चाहिए, माउंटेन्स में बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। माउंटेन्स में हर एक डेवलपमेंट स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल अप्रोच में चले। ये बहुत बड़ा बिल्डिंग आप बना देंगे और वो मल्टी स्टोरी है माउंटेन्स में बनाएंगे, ऐसे हेवी लोड होता है, वो ग्रेविटी से खींचता है और उसका ये सब प्रॉब्लम्स, रिस्क रेट वो होता है। तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल अप्रोच में माउंटेन्स को जाना चाहिए। डेवलपमेंट, हाँ, तो ये है। और मैं सीइंग इज़ बिलीविंग बोलता हूँ। जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अच्छा हो रहा है उस चीज़ को लाके हिमालय में देखना चाहिए। और हिमालय में सडनली मैं बोलना चाहूँगा कि अगर पूरा इंडियन हिमालयन रीजन को मोर ऑर्गेनाइज करना है तो हमको तो लगता है कि नेशनल लेवल में हिमालय अथॉरिटीज़ ऐसा बनना चाहिए जो सब मिनिस्ट्री को कोऑर्डिनेट करके हिमालय के डेवलपमेंट में सोचें, और टेक्निकल बॉडी हो वो, और उसमें टेक्निकल लोग हेड करें। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी हम काम करें वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। तो स्टडी प्रॉपरली होके उसका बेसिस पे डिज़ाइन को डेवलपमेंट, और इसमें हम ये चाहते हैं केवल साइंटिफिक नहीं, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैं, वो इंडिजिनस पीपल का नॉलेज है, उसको भी ये डेवलपमेंट में मिलाना चाहिए। कैसा लगा आज बात करके? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहाँ मैं जन्म हुआ हूँ, जहाँ बड़ा हूँ, स्कूल तक मैं पढ़ा हूँ, वहीं पे आके आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। ये पेड़, ये सब जगह मैं कितने बार पैदल घुमा हूँ। जब बच्चे थे घूम रहा था यहाँ, हमारे गांव से वॉकिंग करके हम इतना ऊपर आते थे। यहाँ थोड़ा ऊपर हामडाड़ा है, इसके थोड़ा उधर जाएंगे आपको बहुत अच्छा एनिमल्स मिलते थे। हम लोग एनिमल्स देखने आते थे। पावेलोपीडिया को आप सब लोग सब्सक्राइब करें। देखिए इतना अच्छा, सब वो रियल ग्राउंड सिचुएशन में आते हैं और इतनी अच्छी तरह से इंटरैक्ट करते हैं। मैं आपको चाहता हूं कि सक्सेस हो, और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से अच्छे जो काम हुआ है, लोगों ने लाइफ डेडिकेट किया है, उन लोगों का एग्जाम्पल लेके, जैसे आपने और पहले भी किया है, तो इस तरह से करते रहिए। मेरा आप लोगों को एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है बिकॉज यू आर डूइंग वेरी वेल, और साथ साथ मेरा बेस्ट विशेस भी है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, और सबको मेरा नमस्कार। ज़रूर ये साइट को देखिए, इसका प्रोडक्शंस को देखिए, अप्रिशिएट करिए।